हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में अब तक हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखा, अर्थक्वेक देखा, एविडेंसेस देखे, सारी जितनी भी थ्योरी थी अर्थ के ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड वो हमने देखा, लिथोस्फीयर के मूवमेंट से रिलेटेड वो हमने देखा। अर्थ के अंदर मैग्मा की सारी एक्टिविटीज को हमने समझा विभिन्न थ्योरीज के माध्यम से। इसके अलावा हमने माउंटेन देखे और प्लेट्यू देखा। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वॉल्केनो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वॉल्केनो। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनो। क्या होता है वॉल्केनो? ठीक है, वॉल्केनो से रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वॉल्केनो है क्या, ठीक है, वॉल्केनो के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो वॉल्केनो है क्या? आपको पता है कि अर्थ के अंदर से कुछ इस तरीके से वॉल्केनिक फ्लो होता है, या फिर अगर डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है तो इस तरीके से होता है, और अगर डाइवर्जेंस है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस में इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। इनका नाम क्या है, इनको कहते क्या है, इनका फ्लो अलग अलग क्यों है? किसी में इतना ज्यादा कम जगह में फ्लो है, किसी में ज्यादा जगह में फ्लो है, किसी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, किसी में प्रेशर बहुत कम है। तो ये होता क्यों है, ये सब हम आज समझने वाले हैं। अच्छा, तो वॉल्केनो जो है, तो जब ऊपर आता है तो अंदर कोई पाइप भी होगी, अर्थ के अंदर से आ रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। ठीक है, प्रेशर के साथ आ रहा है और बाहर निकल रहा है। तो इस पाइप को क्या कहते हैं? इस पाइप को कहते हैं कंड्यूट, वेंट या फिर प्लग। ठीक है, तो कंड्यूट डेफिनेशन लिखेंगे, कंड्यूट, वेंट, प्लग, कम्युनिकेटिंग विद अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कंड्यूट समझेंगे, कंड्यूट, वेंट, प्लग, कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, from which lava and ashes are erupted। ठीक है, समझ में आ गया? कंड्यूट, वेंट और प्लग और लगाए। ठीक है, मतलब या तो कंड्यूट कहो या वेंट कहो या प्लग कहो। तो विच आर कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कंड्यूट, वेंट, प्लग, कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वर्ड समझना, कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, नीचे इसके क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कंड्यूट, वेंट, प्लग, कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम विच लावा एंड एसेज आर इरप्टेड, known as volcanism। समझ में आ गया? एक बार और बता देते हैं, कंड्यूट, वेंट, प्लग, कम्युनिकेटिंग विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम विच लावा and ashes are erupted, that is known as volcanism। ठीक है, या volcanic eruption या volcano। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। एक सेकेंड, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मोड ऑफ इरप्शन, एक होता है मोड ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, एक होता है मोड ऑफ इरप्शन, एक होता है मोड ऑफ पीरियोडिसिटी। ज्यादा छोटा तो नहीं है। मोड ऑफ इरप्शन का क्या मतलब है? मोड ऑफ इरप्शन का मतलब है कि जैसे एक लावा इस तरीके से आता है ऊपर और एक लावा फैल करके आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस तरीके के लावा को क्या कहते हैं? सेंट्रली इरप्शन। क्या कहते हैं? सेंट्रली इरप्शन। ठीक है, इस तरह के लावा को, इरप्शन को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो इस तरह के लावा को क्या कहते हैं? सेंट्रली इरप्टेड।
और एक होता है फिशर इरप्शन, ठीक है, जो क्रैक से आता है इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन, ठीक है। मोड ऑफ इरप्शन, वॉल्केनिज्म दो तरह का होता है, मोड ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ पीरियोडिसिटी। मोड ऑफ इरप्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रली इरप्शन एंड फिशर इरप्शन, सेंट्रली इरप्शन एंड फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन इस तरीके का, सेंट्रली इरप्शन इस तरीके का, समझ में आ गया। इसमें ज्यादा प्रेशर है, ये एकदम ऐसे जाके वहीं पे आसपास, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे या आइलैंड बनेंगे, तो ये क्या है, सेंट्रली इरप्शन है। और फिशर इरप्शन सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशियनिक रिजेस, ये सब बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे क्या है कि ये सेंट्रली इरप्शन और फिशर इरप्शन में लावा का टाइप क्या रहता है। तो लावा का टाइप पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। ये हमने बना लिया समझने के लिए, थोड़ा छोटा है लेकिन समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बना रहेगा। लावा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक, ठीक है। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक में भी और सारी थ्योरीज में जहां हमने मैग्मा पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि सपोज ये मैग्मा है, तो जब प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था कि ये जब प्लेट सबडक्ट होती है नीचे, जब प्लेट क्या होती है, सबडक्ट होती है नीचे, तो यहाँ पे मैग्मा बढ़ जाता है। मैग्मा बढ़ जाता है मतलब क्या होता है, मैग्मा बढ़ गया मतलब क्या, मतलब ये कि रॉक मेल्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे किस चीज का बढ़ना ज्यादा हुआ, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मिनरल है जो बढ़ गया। तो आपको पता होगा कि लिथोस्फीयर में कौन सा मिनरल रहता है, सियाल, यानी सबसे ज्यादा क्या रहता है, सिलिका। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिलिका का एक्यूमुलेशन हो गया, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो गया, सिलिका क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे सिलिका बढ़ गया और सिलिका बढ़ जाने के कारण प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो एक चीज याद रखना कि सेंट्रली इरप्शन में क्या होता है, एसिडिक लावा होता है, मतलब एसिडिक लावा जिसमें सिलिका ज्यादा हो, एसिडिक लावा मतलब जिसमें सिलिका ज्यादा हो। और ये चूंकि इतने कम जगह में बहता है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी श्यानता ज्यादा होगी, यानी हाईली विस्कस होगा, ठीक है, हाईली विस्कस होगा। ये सारी चीजें याद रखना। सेंट्रली इरप्शन में क्या होगा, एसिडिक लावा होगा, सिलिका ज्यादा होगा, हाईली विस्कस होगा, ठीक है। हाईली विस्कस का मतलब ये है कि इसका जो बहाव होगा, फ्लो, ये गाढ़ा ज्यादा होगा। हाईली विस्कस का मतलब है गाढ़ा ज्यादा होगा। शांता मतलब क्या है, गाढ़ापन, तो हाईली विस्कस मतलब कि शांता ज्यादा है। और इसका जो फ्लो है कैसा होगा, चूंकि ये गाढ़ा है तो इसका फ्लो कैसा होगा, लो होगा, ठीक है, इसका फ्लो कैसा होगा, लो होगा, ये हाईली विस्कस होगा, ठीक है। जो बेसिक लावा होगा, बेसिक लावा, और ये सिलिका जिसमें ज्यादा हो, सिलिका जिसमें ज्यादा होगी, हम जब रॉक पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, सिलिका जिसमें ज्यादा होगी उसका जो कलर होगा, जो उसका कलर होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा, ठीक है। कोई भी रॉक अगर लाइट कलर की है, व्हाइट है, व्हाइटिश टाइप में है, क्रीम कलर की है, तो सिलिका उसमें ज्यादा है, ये समझ लेना कि सिलिका उसमें ज्यादा है। बेसिक लावा जो है उसमें सिलिका कम है, ठीक है, इसमें सिलिका कम है। अब एक चीज देखना, जब हमने पढ़ा था फिशर इरप्शन, ठीक है, हमने जब फिशर पढ़ा था मतलब क्रैक हुआ, तो कोई भी चीज अगर दूर भी जाती है या पास आती है, तो जब कॉन्टिनेंट पास आए थे तो हमने पढ़ा था कि उसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ था, क्योंकि प्लेट ज्यादा नीचे नहीं जा पाई थी। और जब प्लेट ज्यादा नीचे, सबडक्ट कॉन्टिनेंट की प्लेट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में हमने पढ़ा था कि प्लेट जो है ज्यादा नीचे नहीं जा पाती। जब प्लेट ज्यादा नीचे जाएगी ही नहीं तो सिलिका का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मैग्मा नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो
वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखे जाते। और जब हमने कॉन्टिनेंट और ओशियन ओशियन का जब डाइवर्जेंस हमने पढ़ा, ओशियन और ओशियन का हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, तो यहाँ से जब सिलिका आ रहा था तो ये दूर तक बह रहा था। कैसे? दूर तक बह रहा था। ठीक है, तो इसमें भी सिलिका कम है, इसलिए ये क्या है? लो विस्कस है, मतलब कि पतला है। एक साइड गाढ़ा है और एक साइड ये क्या है? पतला है। पतला होने की वजह से ये दूर तक बह पाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें सिलिका कम है, ये लो विस्कस है। ठीक है, सिलिका कम है, ये लो विस्कस है। और इसका फ्लो कैसा है? फास्ट है। कलर कैसा है? कलर डार्क है। ठीक है, कलर क्या है? कलर डार्क है। ठीक है, इतना क्लियर है? बेसिक लावा से ही काली मिट्टी मिलती है। बेसिक लावा की रॉक्स जब टूटती हैं तो काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी का कलर कैसा होता है? जो बेसाल्ट रॉक होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है वो डार्क कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है, और ये व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है, दोनों में अंदर समझ गया? इसमें सिलिका ज्यादा होता है, इसमें सिलिका कम होता है। ये हाई विस्कस होता है, ये लो विस्कस होता है, ये फ्लो विस्कस लो होता है। विस्कस का मतलब है श्यानता यानी गाढ़ापन। ये ज्यादा गाढ़ा होता है, ये कम गाढ़ा होता है। ये ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा दूर तक नहीं बह पाता है। ये कम गाढ़ा होता है, इसलिए ज्यादा दूर तक बहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने समझाया भी। मोड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे सेंट्रली इरप्शन, फिशर इरप्शन समझ में आ गए। अब हम मोड ऑफ पीरियोडिसिटी के बेस पे पढ़ेंगे। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमने क्या लिखा? ये हमने लिखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्टिव वॉल्केनो मतलब पास्ट में भी ये एक्टिव थे, इरप्शन होता था, प्रेजेंट में भी एक्टिव हैं और फ्यूचर में भी एक्टिव होंगे। मतलब अभी पास्ट में भी इरप्शन हुआ था, विस्फोट हुआ था, फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट में भी हो रहा है। डोरमेंट वॉल्केनो जो होते हैं उसमें पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में कोई अता पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सो रहे हैं, सुसुप्त अवस्था में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, और फ्यूचर में हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो पास्ट में विस्फोट हुआ था, इरप्शन हुआ था, प्रेजेंट में पता नहीं, फ्यूचर में भी पता नहीं। कई बार एक्सटिंक्ट वॉल्केनो डोरमेंट वॉल्केनो में बदल जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनका पता नहीं है, हो भी सकता है, और हो गया तो ये फिर डोरमेंट वॉल्केनो बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे वॉल्केनो की हमने डेफिनेशन समझी। उसके बाद वॉल्केनो को हमने दो तरह से डिवाइड किया, सेंट्रली इरप्शन, फिशर इरप्शन, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तीनों समझ में आ गए। इन दोनों का हमने लावा के साथ कनेक्ट करके इनकी सिचुएशन समझी कि ये किस तरीके से, कैसे सेंट्रली इरप्शन कौन से कहलाते हैं और फिशर इरप्शन कौन से कहलाते हैं, ये भी समझा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हम पढ़ते हैं वॉल्केनिक कोन्स। वॉल्केनिक कोन्स, कितने टाइप की कोन होती है? आपको पता है कि जब वॉल्केनो आते हैं कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर इनका रहता है। ठीक है, तो वॉल्केनिक कोन्स कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी? दिख रहा है, कंपोजिट कोन। दूसरा शील्ड कोन।
तीसरा सिंडर कोन, चौथा पैरासाइट कोन। कंपोजिट कोन, शील्ड कोन, सिंडर कोन, पैरासाइट कोन, क्या है ये? सपोज ये वॉल्केनिक पाइप है, यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, यहां से क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब ये क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ कुछ धूल कण आते हैं, कुछ राख वगैरह, एसिड वगैरह, ये सब कुछ उड़ते हैं। तो क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद जो ऊपर उड़ते हुए रॉक्स वगैरह थे, थोड़ा छोटा हो गया है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है। तो जो रॉक्स वगैरह थे, तो रॉक वगैरह क्या हुए? कुछ टाइम के बाद जो रॉक्स वगैरह थे ये इसके ऊपर लग गए, ऐसे एक परत बन गई। तो कुछ इस तरीके से ये धूल कण की परत बन गई। फिर कुछ टाइम बाद इरप्शन हुआ तो ये कुछ ऐसे हुए, फिर धूल कण की परत बन गई, फिर ये इस तरीके से हुए, फिर इरप्शन हुआ, फिर धूल कण की परत बन गई। इस तरह के कोन को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट कोन। लेयर बाय लेयर, एक लेयर में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर धूल कण जम गई, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तुरंत नहीं, कुछ टाइम के बाद, मतलब एक टाइम अभी हो गया, फिर कुछ कई सालों बाद फिर हुआ, फिर कई सालों बाद हुआ। तो ये कई सालों की एक्टिविटी है, एक दिन की नहीं है, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर उसके बाद धूल कण इकट्ठे हो गए, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर धूल कण की परत जम गई, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर धूल कण की परत जम गई। तो कुछ इस तरह की जो कोन है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट कोन कहते हैं। अब बताओ ये कैसी होगी? कंपोजिट कोन कैसी होगी? इसकी हाइट कैसी होगी? हाइट भी ऐड कर लेना। जो हमने लास्ट पढ़ा, जो फिसर इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन, बेसिक लावा, एसिडिक लावा, बेसिक लावा में हाइट बहुत कम होती है और एसिडिक लावा में ज्यादा होती है, नेचुरली पता चलता है, ठीक है। तो ये किस तरह का है? इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट क्या है? ज्यादा होगी। इसमें लेयर्स होंगी, इसमें क्या होंगी? लेयर्स होंगी। हाइट ज्यादा होगी, लेयर्स होंगी, ठीक है। इसको स्ट्रेटा वर्ड जो है वो लेयर के लिए, परत के लिए यूज होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटा कोन भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटा कोन। फिर इसके क्या होगा? हाईली विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। ये किस तरह की कोन होगी? हाईली विस्कस होगी। अब हाईली विस्कस है तो इसका फ्लो कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है। फ्लो कैसा होगा? स्लो होगा। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठे ऐड कर सकते हैं, समझ के। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये सेंट्रली इरप्शन है, और सेंट्रली इरप्शन में कैसा होगा? लावा जो होगा वो गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो हाइट कम होगी, सॉरी हाइट ज्यादा होगी, गाढ़ा होगा तो हाइट ज्यादा होगी, ठीक है। हाईली विस्कस होगा तो फ्लो भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सील्ड कोन को समझते हैं। शील्ड कोन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। माउथ बड़ा होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, ऐसे फैला हुआ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ होता है। शील्ड कोन, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ होता है, दूर तक फैलता है। तो कंपैरेटिवली कंपोजिट कोन के कंपैरेटिवली ये क्या होगा? इसकी हाइट कम होगी, ये क्या होगा? लो, इसकी हाइट कम होगी, ये क्या होगा?
कंपोजिट कोन के कंपैरेटिवली कैसा होगा, लो विस्कस होगा, तो इसका जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ज्यादा कम के लिए आप एरो लगा सकते हैं, एरो से 2 एरो 3 एरो, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कंपैरेटिवली कितना फास्ट होगा। ठीक है, इसमें कैसा होगा, बेसिक लावा होगा, कंपोजिट कोन में एसिडिक लावा होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन कुछ भी नहीं है, जब वॉल्केनिक इरप्शन में केवल धूल कण आए, धूल कण, राख और ये सब कुछ आए, तुरंत इस तरीके से एक परत बना ले, हाइट ज्यादा नहीं होती है लेकिन धूल कण, राख, कुछ इस तरीके से परत बना ले, तो इसको हम कहते हैं सिंडर कोन। सिंडर का मतलब ही है धूल कण, राख और जो भी पॉल्यूटेंट्स जो भी साथ में आएंगे, सेडिमेंट्स, पदार्थ, जो भी मटेरियल साथ में आएगा, हवा में मिल जाएगा और फिर नीचे जाके बैठेगा, तो उससे बना हुआ होता है सिंडर कोन। समझ में आ गया। फिर पैरासाइट कोन। पैरासाइट कोन क्या होती है, सपोज ये बना हुआ है, सपोज ये बना हुआ है, अब यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, तो यहाँ से एक और वॉल्केनिक, ये एक और वॉल्केनिक, ये एक और वॉल्केनिक, ये और वॉल्केनिक, तो इस तरीके से जब एक एग्जिस्टिंग वॉल्केनो में उसके कोन से ही अलग अलग जगह से, मतलब पैरासाइट का मतलब ही है कि दूसरे पर निर्भर, मतलब इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ये इस पर निर्भर है। ठीक है, पहले से जो एग्जिस्टिंग कोन है उस पर निर्भर है, तो ये पैरासाइट कोन इस तरीके से होती हैं। तो पैरासाइट कोन का मतलब ही है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर कोन। ठीक है, एंड दे क्रिएट वॉल्केनो फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ द वॉल्केनिक प्लग। ठीक है, तो ये सारी चीजें पैरासाइट कोन समझ में आ गया। तो ये कई तरह की कोन होती हैं, कंपोजिट कोन, सील्ड कोन, सिंडर कोन, पैरासाइट कोन। क्लियर है। कंपोजिट कोन क्या होती है, परत दर परत धूल कण जमते हैं। शील्ड कोन क्या होती है, फैली हुई होती है। सिंडर कोन क्या होती है, धूल कण, मिट्टी, राख, इन सब से, पॉल्यूटेंट्स, इन सब से जो बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंडर कोन कहते हैं। इसकी भी हाइट ज्यादा नहीं होती है। पैरासाइट कोन जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो इस तरीके से। ठीक है, और वॉल्केनिक प्लग से अलग अलग जगह पे इरप्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कोन कहते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, इनको दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है आउटर, एक है इनर। आउटर लैंडफॉर्म और इनर लैंडफॉर्म। आउटर लैंडफॉर्म्स में कौन कौन है, क्रेटर, कैल्डरा, सिंडर, टेफ्रा। सिंडर को भी हमने अभी सिंडर को समझा ना, जब धूल कण वगैरह सब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम सिंडर कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक लैंडफॉर्म, एक तरीके का लैंडफॉर्म ही है। जैसे माउंटेन बनते हैं तो अगर कोई लैंडफॉर्म, सिंडर भी एक तरीके का लैंडफॉर्म ही है। वॉल्केनिक इरप्शन को हमने समझा, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन के अलावा एक अलग से लैंडफॉर्म इसको हमने कंसीडर किया। क्यों?
क्योंकि अदर तो एक्टिव वॉल्केनो या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो या डोरमेंट वॉल्केनो में आ गए, लेकिन सिंडर जो है वो क्या है, वो धूल कण से बना हुआ है। एक बार इरप्शन हुआ, धूल कण इकट्ठा हो गया, फिर धूल कण इकट्ठा हो गया, तो क्या है वो एक तरीके का लैंडफॉर्म उसको कंसीडर करते हैं। टेफ्रा लहर, ठीक है, क्रेटर, कैल्डरा, सिंडर, टेफ्रा, लहर, पैरा क्लास्टिक फ्लो, ठीक है, क्रेटर, कैल्डरा, सिंडर, टेफ्रा, लहर, पैरा क्लास्टिक फ्लो, वॉल्केनिक प्लग, ठीक है। इनको एक एक करके समझते हैं। क्रेटर क्या है? अगर वॉल्केनिक पाइप में एक जगह इसका माउथ होता होगा, वॉल्केनिक पाइप में ऊपर एक माउथ होता होगा, वहीं से तो लावा नीचे गिरता है, लावा ये नीचे गिरता है कुछ इस तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आ रहा है? तो इस माउथ को कहते हैं हम क्या? क्रेटर। समझ में आ गया? वॉल्केनिक प्लग के माउथ को, द माउथ ऑफ वॉल्केनिक प्लग इज नोन एज क्रेटर। अगर ये क्रेटर का साइज बड़ा है, मतलब अगर वॉल्केनिक प्लग कुछ इस तरीके से और क्रेटर इतना बड़ा है, वॉल्केनिक प्लग का साइज बड़ा है। अब कहोगे वॉल्केनिक प्लग का साइज बड़ा कैसे हो गया? तो था वो इतना ही, इरप्शन होते 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 एक टाइम ऐसा आया कि बारिश के संपर्क में आके, धूप के संपर्क में आके जो यहाँ की रॉक है वो क्या हुई? टूटने लगी। रॉक का इरोजन हो गया, रॉक का इरोजन हो गया, टूटने लगी, तो क्या हुआ? वहां पे एक गड्ढा टाइप में बन गया। मतलब उस वॉल्केनिक प्लग का जो साइज था उसके माउथ का वो बढ़ गया। ठीक है, तो माउथ का साइज जब बढ़ गया तो उसको हमने क्या नाम दिया? कैल्डेरा कहा। उसको हमने क्या नाम दिया? कैल्डेरा कहा। सिंडर हमने अभी समझा। टेफ्रा क्या होते हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम पे यहाँ पे धूल कण कुछ उड़ रहे होते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, इसको हम कहते हैं टेफ्रा। टेफ्रा समझ में आ गया? ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन एसेस एंड अदर मटेरियल्स, मिनरल्स, ठीक है, दे ब्लो ऑन द एयर, दैट इज नोन एज टेफ्रा। लहर किसको कहते हैं? अगर ये धूल कण वगैरह यहाँ आ जाएं और यहाँ पे पानी गिर जाए तो पानी के साथ ये धूल कण मिल जाएं। समझ में आ रहा है? पानी के साथ रॉक्स के कण, धूल कण, ये जितना भी है सब मिल जाए, एक डेब्री की तरह बन जाए। डेब्री समझते हैं? डेब्रीज, पानी भर जाता है और वहां पे मड टाइप में हो जाता है, मतलब कीचड़ टाइप में हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेब्री कहते हैं। तो डेब्री टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाए जब कैल्डेरा के माउथ में पानी और उसका जो मड टाइप है, एसेस हैं, रॉक्स, पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, अदर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो सब मिल गए तो एक मड टाइप स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने क्या कहा? लहर कहा। उसके अलावा पैराक्लास्टिक फ्लो। पैराक्लास्टिक फ्लो क्या कहा? कि जब गरम गरम लावा यहाँ से बहकर नीचे आने लगे, मतलब इतना पतला है कि ये बहकर के इधर आने लगे, तो उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैराक्लास्टिक फ्लो। मतलब कि पेड़ पौधे, सब कुछ, जीव जंतु, सबको नष्ट कर देता है ये पैराक्लास्टिक फ्लो। यहाँ से लावा बह करके, मतलब जब लावा यहाँ से इरप्शन हुआ और लावा बह करके बहुत दूर तक जाने लगा, चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर नेचर। ये जीव जंतुओं को और फ्लोरा फौना को दोनों को नुकसानदायक होता है। ठीक है, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देता है और जीव जंतुओं को भी। वॉल्केनिक प्लग ये रही, ठीक है। तो क्रेटर क्या है, कैल्डेरा क्या है, सिंडर क्या है, टेफ्रा क्या है, लहर क्या है, पैराक्लास्टिक फ्लो क्या है, वॉल्केनिक प्लग क्या है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इनर में। तो देखो ठंडा होता है तो लावा केवल ऊपर ही ठंडा नहीं होता, कई बार क्या होता है कि ये थिनोस्फीयर से लावा आता तो है
लेकिन यहीं कहीं ठंडा हो जाता है, कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, कहीं इस तरीके से पूरे में फैल के ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अंदर बन जाते हैं। ये कैसे पता चला? ये पता चला कि जब मान लो यहाँ पे कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, अपर्दन होते होते डेन्यूडेशन होते होते एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि ये सारी रॉक खत्म हो गई और यहाँ की रॉक दिखने लग गई, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अपर्दन की वजह से जब नदियां बहा कर ले जाती हैं धूल मिट्टी सब कण को, तो अपर्दन के बाद वहां पे कुछ नहीं बचा और अपर्दन होते होते ये स्थिति देखने को मिली, ठीक है। तब पता चला कि अंदर भी कुछ ऐसी लैंड फॉर्म्स बनती हैं। तो इनको हम कहते क्या हैं? ठीक, इसको हम कहते हैं सिल, इसको हम कहते हैं डाइक। वर्टिकल है, इसको हम कहते हैं डाइक, इसको कहते हैं सिल, इसको कहते हैं बाथोलिथ, इसको कहते हैं फेकोलिथ, इसको कहते हैं लोपोलिथ, ठीक है, लोपोलिथ, और इसको कहते हैं लैकोलिथ, ठीक है। इसको कहते हैं डाइक, इसको कहते हैं सिल, इसको कहते हैं बाथोलिथ, इसको कहते हैं फेकोलिथ, इसको कहते हैं लोपोलिथ और इसको कहते हैं लैकोलिथ। क्लियर है ये? बस एक चीज और बची है, इसके बाद हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है। क्या है हॉटस्पॉट वॉल्केनो? हमने पढ़ा था कि डक्कन रैप प्लेटो जो बना है वो हॉटस्पॉट वॉल्केनो से बना है। क्या है हॉटस्पॉट वॉल्केनो? तो हमने ये देखा था कि अर्थ के इंटीरियर में, जब हमने इंटीरियर पढ़ा था तो कोर में हमने देखा था कि जो कोर है, जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ से एक ऐसे प्लूम, टेल जैसी, पूंछ जैसा यहाँ से ये आता है और मेंटल में हमें पता है एस्थेनोस्फीयर में ऑलरेडी ऐसा है कि इतना ज़्यादा मैग्मा है मोल्टन फॉर्म में, ये आता है तो क्या करता है? ये एबनॉर्मली, ये है क्या? ये एक टेल जैसी संरचना होती है कुछ इस तरीके से, ये तभी ये मेंटल ऐसे कोर से मेंटल तक फैला होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हॉट स्पॉट वॉल्केनो, ठीक है। इट इज नोन एज मेंटल प्लूम। प्लूम वर्ड किसके लिए है? टेल के लिए, पूंछ के लिए, ठीक है, पूंछ जैसा है, तो इट इज नोन एज मेंटल प्लूम। दूसरा, इट एक्सपेंडेड फ्रॉम कोर टू मेंटल। ये कुछ नहीं करता है, इट इज एबनॉर्मली हॉट एरिया। इट इज एबनॉर्मली हॉट एरिया। ये अपने से कुछ नहीं करता है। जब इसको कोई डिस्टर्ब करता है या आसपास की रॉक क्रैक हो रही है या आसपास कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इसमें अगर कोई डिस्टरबेंस आया, धक्का लगा, तब फिर ये अपना कमाल दिखाता है और बड़ी ही तेजी से, बड़े ही ज्यादा प्रेशर के साथ क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है, विस्फोट होता है, प्लेट्स टूट भी सकती हैं, इस हद तक होता है, ठीक है।
तो क्या क्या करता है ये मेंटल प्लूम? नंबर 1, प्लेट गेट क्रैक्स, प्लेट क्रैक्स, प्लेट टूट जाती है। दूसरा क्या करता है मेंटल प्लूम? प्लेट्यू का फॉर्मेशन करता है। हमने पढ़ा है ना, प्लेट्यू का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल क्या है? डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप। तीसरा क्या है? ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन। डक्कन ट्रैप में कैसी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। जहां कहीं भी मेंटल प्लूम से इरप्शन होगा तो बेसाल्ट रॉक निकलेगी, ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। नंबर 4, बेसिक लावा, बेसिक लावा। ठीक है। और क्या होता है मेंटल प्लूम से? अर्थक्वेक। 5, डीप फोकस्ड अर्थक्वेक। जितना नीचे से जितना नीचे आएगा, जब प्लेट सबडक्ट होती हैं तब भी क्या आता है? डीप फोकस्ड अर्थक्वेक, मतलब कि बहुत नीचे से अर्थक्वेक आता है। तो मेंटल प्लूम के टाइम पे भी डीप सीटेड अर्थक्वेक आता है, डीप फोकस्ड या डीप सीटेड अर्थक्वेक। ठीक है। डीप सीटेड या डीप फोकस्ड अर्थक्वेक। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्लेट क्रैक्स होती हैं, प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होता है, बेसिक लावा आता है, डीप सीटेड अर्थक्वेक आता है। और क्या हो सकता है मेंटल प्लूम से? एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है। नंबर 6 क्या होगा? एक्टिव वॉल्केनो। क्या होगा? एक्टिव वॉल्केनो होंगे। हर समय जहां कहीं भी मेंटल प्लूम है, रिंग ऑफ फायर में भी मेंटल प्लूम है, जहां कहीं भी मेंटल प्लूम है वहां पे क्या आएगा? एक्टिव वॉल्केनो जरूर होगा। कभी भी इरप्शन हो सकता है। ठीक है। तो एक्टिव वॉल्केनो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेंटल प्लूम। ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन के लिए मेंटल प्लूम, बेसिक लावा के लिए मेंटल प्लूम, बेसाल्ट रॉक के लिए मेंटल प्लूम, प्लेट्यू फॉर्मेशन के लिए मेंटल प्लूम, प्लेट के क्रैक्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेंटल प्लूम, डीप सीटेड अर्थक्वेक मेंटल प्लूम के कारण आते हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटी किसके कारण होती है? मेंटल प्लूम के कारण या हॉटस्पॉट वॉल्केनो के कारण। ठीक है। तो समझ में आ गया कि मेंटल प्लूम जो है वो एक पूंछ जैसा कोर से लेकर के मेंटल तक फैला हुआ है और ये अपने से कुछ नहीं करता है। डिस्टर्बेंस, जब कभी भी, whenever there is rocks are disturbed, whenever rocks are disturbed, then it cause as triggered. Whenever rocks are disturbed, it trigger mental plume. ठीक है। जब कभी भी रॉक में डिस्टरबेंस होता है तो ये मेंटल प्लूम को ट्रिगर कर देता है और मेंटल प्लूम अपनी एक्टिविटी दिखा देता है। तो इस तरीके से ये क्या था? हॉट स्पॉट वॉल्केनो। वॉल्केनो में एक चीज, दो चीज और बची हैं, इसको मिटाते नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चीज और बची है। एक वर्ड है हॉट स्प्रिंग, दूसरा वर्ड है गीजर, तीसरा वर्ड है फ्यूम रोल और चौथा वर्ड है और चौथा है मड पॉट। एक सेकेंड ना, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है?
हॉट स्प्रिंग होता है कभी कभी अर्थ के अंदर, जैसे अपन को पता है कि ग्राउंड वाटर होता है, अर्थ के अंदर पानी होता है, हमको पता है, ठीक है। तो जो पानी से रहता है, तो पानी कभी कभी लावा के संपर्क में आ गया, सपोज, ठीक है, गरम गरम लावा के संपर्क में आ गया, खौल गया, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा है, खौल गया, और खौल के इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि पानी फब्बारे मार के बाहर आ गया। तो जब अर्थ के अंदर से गरम गरम पानी बाहर आ गया तो उसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग। उसको हम क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग। जब पानी के साथ साथ स्टीम भी आ गई, वाष्प टाइप में स्टीम, है ना, तो जब पानी के साथ साथ स्टीम भी आ गई तो उसको हमने कहा गीजर। यूएसए में येलो स्टोन नेशनल पार्क है, ठीक है, यूएसए में क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क में गीजर देखा जाता है जहां धरती के अंदर से स्टीम और वाटर खौलता हुआ आता है। फ्यूम रोल क्या कहलाता है? फ्यूम रोल कहलाता है जहां स्टीम और केवल जैसे गैस और वाटर वेपर बस रहते हैं, ठीक है, इसमें पानी नहीं रहता, इसमें गैस और वाटर वेपर बस रहते हैं, वाटर वेपर, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? गैस और वाटर वेपर रहता है। तो फ्यूम रोल में क्या रहता है? गैस और वाटर वेपर रहता है। वाटर वेपर और गैस क्या एक स्मोक टाइप में, जैसे धुआं निकलता है ना, धुआं टाइप में एक बना लेता है। तो इसमें क्या है? कटमई वॉल्केनो। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका क्या है? कटमई वॉल्केनो, ठीक है, कटमई वॉल्केनो। कटमई वॉल्केनो को कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ठीक है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। इसको क्या कहा जाता है? वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ठीक है। मड पॉट क्या है? जब अर्थ के अंदर से क्या निकल आए? पानी और मड, तो मतलब कीचड़ निकल आए, गरम गरम कीचड़, ठीक है, अर्थ के अंदर से गरम गरम कीचड़ निकल आया तो उसको हमने क्या नाम दिया? मड पॉट नाम दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? हॉट स्प्रिंग हो गया, गीजर हो गया, फ्यूम रोल हो गया, मड पॉट हो गया। चारों चीजें क्लियर है। हॉट स्प्रिंग में केवल पानी आया, गीजर में पानी और क्या आया? स्टीम आई। तो इसको हमने क्या, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में, वहां पे ये देखा गया। फ्यूम रोल, इसमें गैस और वाटर वेपर आता है, एक स्मोक धुएं जैसा क्रिएट हो जाता है। कटमई वॉल्केनो में ऐसा होता है। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इसको कहा जाता है, इसमें ऐसे गरम गरम धुआं और वाटर वेपर निकलते रहते हैं। मड पॉट मतलब गरम गरम कीचड़ ऊपर आ गया। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा वॉल्केनो होता है कंप्लीट। हम आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारा वॉल्केनो होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ डू कमेंट और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।